दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत में हेल्थ केयर सेक्टर का बाजार 27 लाख करोड़ का है, जिसमें से कि 22 लाख करोड़ का हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के पास है। उस देश में अगर 2 करोड़ से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आज पहुंच चुकी है, तो निश्चित ही चिंता का विषय है। सिर्फ पिछले 24 घंटों के दौरान 3,67,000 से ज़्यादा नए कोरोना केस भारत देश में आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि फरवरी 2021 में भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने ये घोषणा की थी कि भारत कोरोना से जंग जीतने की कगार पर है और आज हम दुनिया के सबसे संक्रमित देश की कतार में खड़े हैं। कहीं ना कहीं भारी चूक हुई है। आज इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। दोस्तों, इस देश में सब कुछ मुनाफे, बाजार और पूंजी पर टिका हुआ है। इस देश में कोई भी संकट आए तो उस संकट से निपटने से ज़्यादा लीपापोती और मीडिया मैनेजमेंट करने में कॉर्पोरेट सत्ता नेक्सस लग जाता है। आप रोज टीवी डिबेट में देख रहे होंगे कि अब राजनेता और हेल्थ केयर सेक्टर के लोग हरियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्हें देश की जनता के दुख दर्द से फर्क पड़ता है, लेकिन इसी देश में बंगाल चुनाव में लाखों की भीड़ जुटाकर आम जनता की जान खतरे में डालने की आपराधिक कृत्य भी वही नेता कर रहे थे। ज़्यादा दूर न जाए तो यूपी के पंचायत चुनाव में 700 से ज़्यादा शिक्षकों का चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होने के कारण निधन हो गया। इस बारे में किसी भी नेता के मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकले। दरअसल चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापार हो चुका है और मैं फिर वही कहूँगा कि जिस देश में सब कुछ मुनाफे पर टिका है, वहाँ इंसानी जान की कीमत सिर्फ एक नंबर और वोटर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज भारत से आने और जाने के मामलों में कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। कई देशों ने गाइडलाइन जारी करके अपने नागरिकों से उन्होंने कहा है कि आप भारत यात्रा से परहेज करें या पूरी तरह से सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। आज अगर किसी भारतीय को ऑस्ट्रेलिया अगर जाना हो और अगर वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है बिना परमिशन के, तो उसको वहाँ पे जेल भी हो सकती है और उसको भारी फाइन चुकाना पड़ेगा। अमेरिका ने खुद एक नई गाइडलाइन जारी की है कि जिससे 4 मई से भारत से आने जाने वाली सारी फ्लाइटों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। आखिर ऐसी स्थिति बनी क्योंकि हम इन देशों के लिए अनटचेबल हो गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस देश में एक दिन लोग अनाज जुटाने की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों को जुटा के अपने घरों में रखेंगे। तस्वीर के अगर दूसरे पहलू की बात की जाए तो भारत का हेल्थ केयर सेक्टर का मार्केट 2014-15 में सिर्फ 7 लाख करोड़ का था, जो कि 2021 आते आते 27.5 लाख करोड़ का हो गया, यानी कि 20 लाख करोड़ का इजाफा इन मात्र 6 से 7 सालों में। कोरोना के इस देश में आने के पहले भी इस देश का हेल्थ केयर सेक्टर का मार्केट 21 लाख करोड़ का था, जो कि अब बढ़ के 27 लाख करोड़ हो गया है। मतलब 6-6.5 लाख करोड़ का इजाफा तो सिर्फ इस 1-1.5 सालों में देखा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी बिजनेस है जिसमें मुनाफे की दर 2,500% है। आप किसी प्राइवेट अस्पताल में चले भर जाएं, 15-20 लाख का बिल आपको आसानी से थमा दिया जाएगा और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके मरीज की जान बची जाए या वो स्वस्थ हो ही जाए। दरअसल ये जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है पैसा कमाना। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम जनता का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जिस देश की 80% आबादी निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग में आती है, उनके लिए ऐसे किसी प्राइवेट अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट लेना किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं कि जिसमें लोगों ने अपनी घर और ज़मीन तक भी बेच दी, फिर भी अपने मरीज को बचा नहीं पाए। और एक बहुत चर्चित फिल्म आपने देखी होगी गब्बर, जिसमें कि एक मरीज की मौत के बाद भी उन लोगों ने उसको ज़बरदस्ती अस्पताल में रखा, वेंटिलेटर में रखा, सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए। रियलिटी में भी ऐसे केसेस बहुत से देखने को मिल चुके हैं, जिसके आधार पर उस मूवी में
इस सीन को रखा गया था। कोविड के पहले अस्पतालों का जो मुनाफे का मार्जिन था वो 1700% का था, जो कि कोविड के बाद 2500 तक पहुंच गया है। इससे ये बात अगर आंकड़ों पे जाए तो एकदम साबित होती है कि भारत में कोविड को लेके भी सिर्फ बिजनेस किया जा रहा है, ना कि उसका एक सॉलिड सॉल्यूशन निकालने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में 71% अस्पताल प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में, अगर आम जनता की बात छोड़ ही दें क्योंकि उनकी तो कहीं गिनती नहीं होती है, तो अपने 3 विधायकों और तकरीबन 170 से ज़्यादा जर्नलिस्ट की मौत का गवाह यही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने माननीयों की भी जान बचाने की क्षमता नहीं है, तो आम आदमी का क्या हश्र होता होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद दवाई और ऑक्सीजन के अभाव में लोग तड़प कर इसलिए मर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर ने सेवा क्षेत्र को भी मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद ही बेसिक जो फाउंडेशन है मेडिकल लाइन की, उस पर काम करने के बजाय महंगे ऑपरेशन और ट्रीटमेंट पे बस काम किया। जिन लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर इसी देश के लोगों को निचोड़ के पैसा कमाया, आज उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही? और तो और राजनीति, कॉर्पोरेट मीडिया का नेक्सस बना के उनको डिफेंड करने की शर्मनाक कोशिशें भी की जा रही हैं। आज नेशनल इमरजेंसी की स्थिति है, ऐसे में क्यों नहीं सरकार प्राइवेट अस्पतालों को रेगुलेट करती है कि हर भारतीय का इलाज करना मैंडेटरी है, और उसके लिए इलाज और दवाई का खर्च भी निर्धारित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? और वो खर्च जो प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं चलाई हैं 2 से 5 लाख तक की इंश्योरेंस की गरीब और मध्यम वर्गीय भारतीयों के लिए, उससे उसका पेमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो इस महामारी के दौर में आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो फिर बिजनेस कैसे होगा? भारत जैसे देश में जहाँ पे एक तरफ कोरोना से डेली सैकड़ों हजारों लोगों की जान जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों के चुनाव में लाखों की भीड़ जुटाई जा रही थी। क्या वहां पे कोरोना नहीं था? और अभी तो बंगाल चुनाव का अभी कल ही रिजल्ट आया है। मे भी अभी आपको बंगाल से खबरें धीरे धीरे आनी शुरू हो कि वहां पे लाखों करोड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमितों की फौज खड़ी होगी, क्योंकि रैलियों में किसी भी प्रकार के प्रिकॉशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी फुटेज हम लोगों ने डिफरेंट मीडिया चैनलों के द्वारा कई बार देखी है, सुनी है। सवाल यह उठता है कि जब भारत का हेल्थ केयर सेक्टर इतना बड़ा है, मेडिकल टूरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट भी, मतलब भारत में लोग अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और जो आपके एशियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग तो कम आते हैं, लेकिन एशियन कंट्रीज से भारत में मेडिकल सुविधाएं लेने आते हैं या ट्रीटमेंट लेने आते हैं। मेडिकल टूरिज्म भारत के जीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उस देश के पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मिला दिया जाए तो भी हमारे देश के आम नागरिकों की जान बचाने में क्यों वो नाकाबिल साबित हो रहा है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि भारत में इलाज सस्ता है उन देशों की तुलना में, लेकिन भारत के प्राइवेट सेक्टर का इलाज अगर भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखी जाए तो काफ़ी महंगा है, और एक आम भारतीय के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना एक अच्छा ट्रीटमेंट करा सके। और कोरोना काल में तो प्राइवेट सरकारी छोड़िए, किसी भी प्रकार के अस्पताल में कितना भी पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपको प्रॉपर इलाज मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इलाज है ही नहीं। हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्थ केयर सेक्टर का, वो एक बबल की तरह था, जो देखने में तो काफ़ी हुज दिखता था कि हमारे पास बड़े बड़े अस्पताल हैं, लैब्स हैं, सारी चीज़ें, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे हमारे पास ऑक्सीजन जैसी बेसिक चीज़ों की भी कमी है, जो कि कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद हम लोगों ने अब प्रयास करके धीरे धीरे उसको पटरी पे ला रहे हैं, और धीरे धीरे उसकी जो सर्कुलेशन है बढ़ाया जा रहा है।
कोरोना जैसी बीमारी से सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के कई बड़े देश भी ग्रसित हुए। अमेरिका जैसे देश में कोरोना ने काफ़ी तांडव मचाया, लेकिन आज वहाँ की स्थिति नियंत्रण में क्यों है? या यूके में 97 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने के बाद आज यूके पूरी तरह से फ्रीली क्यों अपने रोज़मर्रा का काम कर पा रहा है, जी रहा है? उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने इस पूरे कोरोना को साइंटिफिकली समझा, साइंटिफिकली अप्रोच अपना के उसका जो भी मतलब कि सल्यूशन था उसको निकाला। लेकिन भारत में कोरोना को लेके भी राजनीति की जा रही है। भारत सरकार को इस बात की कम चिंता है कि कोरोना के कितने इंफ्रास्ट्रक्चर देश में मौजूद हैं, और पिछले साल से ही कोरोना था, ऐसा नहीं कि अचानक आ गया। तब से इस 1 साल की ड्यूरेशन में भारत सरकार ने कितने नए ऐसे ऑक्सीजन बैंक तैयार किए, वैक्सीन पे काम हुआ, लेकिन उसकी सप्लाई, उसके डोजेस, उस पर कितना काम हुआ, इस पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात ये, किसी की जिम्मेदारी भी नहीं तय होती है, क्योंकि ये महामारी है। ना देश के प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना स्वास्थ्य मंत्री, ना मुख्यमंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बस सब कुछ राम भरोसे चलता जा रहा है। लेकिन जो यूरोपीय देश हैं जिन्होंने कोरोना से जंग जीती, उन्होंने इस पूरे मामले में एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाया। भारत में भी कई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हैं, देखा जाए तो IIM, IIT, एम्स, जिसमें मतलब कि हाई स्किल्ड प्रोफेशनल हैं। लेकिन क्या उनकी सरकारों ने कभी मदद ली इस समस्या से निपटने के लिए? इनकी जो टीम 9, टीम 11 गठित होती है, उसमें वो IAS और वो नेता, वो मंत्री शामिल होते हैं जिनको वायरस के बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं है, या उससे निपटने के तौर तरीकों के बारे में वो जीरो हैं। वो हो सकता है अच्छा प्रशासन चला सकते हो, लेकिन ये एक अलग तरह की समस्या है। इसमें आपके नॉर्मल प्रशासनिक या शासन के अनुभव से आप इससे नहीं निपट सकते। इसके लिए आपको साइंटिफिक अप्रोच चाहिए, जिसकी भारत में बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से ये आज समस्या विकराल रूप धारण करके हम लोग के सामने मुँह बांटे खड़ी है। इसलिए अब समय आ गया है कि साइंटिफिक आधार पर भारत की एक हेल्थ पॉलिसी बननी चाहिए, और भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर जैसे पद पे जो भी व्यक्ति बैठे हैं, वो सिर्फ चाटुकारिता करने की जगह स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सही तस्वीर जनता के सामने पेश करें, और चुनावी राजनीति को हमेशा देश की जनता की जान से ज़्यादा महत्व देने के अप्रोच को बदलने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंचायत चुनाव अगर अभी नहीं होता तो कोई प्रलय नहीं आ जाता, या इन 5 राज्यों के चुनाव अगर टाल दिए जाते तो देश की GDP गर्त में नहीं चली जाती। लेकिन उन राज्यों में और यूपी के पंचायत चुनाव को कराने के पीछे सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता थी और कुछ नहीं। अभी जो राजनेता या बड़े कॉरपोरेट ये समझते हैं कि वो सुरक्षित हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है, वह इस मुगालते से जितना जल्दी हो निकल जाएं तो बेहतर है, क्योंकि जब तक भारत का एक एक नागरिक सुरक्षित नहीं हो जाता है तब तक वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कह सकते हैं। क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी को मल्टीप्लाई करता है ये वायरस, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो अगर एक आदमी भी बच गया तो वो दोबारा सैकड़ों हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। हम आशा करते हैं कि हाथी जैसा हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट कैप होने के बावजूद अगर हम अपनी आम जनता की जान बचाने में अक्षम साबित हो रहे हैं तो इस पर हम मंथन करेंगे, और भविष्य में साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हुए कोरोना जैसी महामारी का एक स्थायी समाधान खोज के जनता को राहत पहुंचाएंगे।